नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम कुछ दिलचस्प सवालों की तह तक जाएंगे। ये सवाल भारतीय शासन, अर्थव्यवस्था और भूगोल जैसे अहम विषयों से जुड़े हैं। हमारे पास है दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट 2 के रिवीजन से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर। मकसद ये है कि इन सवालों और उनके जवाबों को एक-एक करके समझें ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोजबीन और देखते हैं कि ये सवाल हमें भारत के संविधान, आर्थिक नियमों और जमीनी हकीकत के बारे में क्या सिखाते हैं। पहला सवाल लेते हैं। ये भारतीय संविधान की अनुसूचियों से जुड़ा है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विकल्प है ए 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां, बी 12वीं अनुसूची, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी 10वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, और डी 9वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन। स्रोत कह रहा है कि सही उत्तर ए है। क्या ये ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सही। 11वीं अनुसूची जो है वो सीधे तौर पर पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। अच्छा, 73वां संशोधन, पंचायती राज वाला। हाँ जी। और अगर हम बाकी विकल्पों को देखें तो वो मेल नहीं खाते। जैसे 12वीं अनुसूची वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, राष्ट्रपति चुनाव से नहीं। और 10वीं अनुसूची, वो तो भाषाओं के बारे में नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। 10वीं अनुसूची तो दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। वो काफी अलग चीज है। हाँ, वो तो अक्सर खबरों में रहता है। और भाषाएं वो 8वीं अनुसूची में है। जहां तक 9वीं अनुसूची की बात है, वो कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए है, शक्तियों के बंटवारे के लिए नहीं। तो फिर शक्तियों का बंटवारा किसमें है? केंद्र और राज्यों के बीच? वो है 7वीं अनुसूची में। उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो मतलब पहला जोड़ा ये एकदम सही है। बिल्कुल साफ हो गया। ये अनुसूचियां समझना वाकई जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आयोगों के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? विकल्प है ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी राष्ट्रीय किसान आयोग और डी राष्ट्रीय महिला आयोग। स्रोत के हिसाब से उत्तर सी राष्ट्रीय किसान आयोग है। हाँ, ये सही है। और यहाँ वैधानिक निकाय का मतलब समझना जरूरी है। हाँ, ये क्या होता है? देखिए, वैधानिक निकाय वो होता है जिसे संसद के एक कानून मतलब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है। अब विकल्पों को देखें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये अनुच्छेद 338 ए के तहत आता है। तो ये तो एक संवैधानिक निकाय हुआ, वैधानिक नहीं। ओह, तो ये संविधान में ही है? जी हाँ। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बना है। तो ये वैधानिक हुआ? बिल्कुल, क्योंकि इसे संसद के एक्ट ने बनाया है। इसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत बना है, तो ये भी वैधानिक है। अच्छा, तो बचा राष्ट्रीय किसान आयोग। हाँ, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में, लेकिन इसे संसद के किसी एक्ट से नहीं बनाया गया। तो फिर कैसे बना? इसे सरकार के एक प्रस्ताव या आदेश मतलब एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनाया गया था। इसीलिए ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये एक कार्यकारी निकाय यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। समझ गई। मतलब बनने के तरीके से फर्क पड़ता है, संवैधानिक, वैधानिक या कार्यकारी। बहुत खूब। अब बात करते हैं 42वें संवैधानिक संशोधन की। इसे तो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जी हाँ, कहते हैं। सवाल है कि 42वें संवैधानिक संशोधन का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? विकल्प है ए इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाप्त कर दिया, बी इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया, सी इसने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को शामिल किया, डी इसने लोकसभा का कार्यकाल घटाकर 4 वर्ष कर दिया। उत्तर बताया गया है बी। जी, उत्तर बी सही है। 42वां संशोधन 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाया गया था और इसने संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए थे। इसके 2 मुख्य प्रभाव थे जो विकल्प बी में दिए हैं। पहला, इसने लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी रूप से 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। अच्छा।
6 साल। पर ये हमेशा के लिए नहीं था। नहीं, ये ज्यादा दिन नहीं चला। बाद में 44वें संशोधन जो 1978 में आया, उसने इसे वापस 5 साल कर दिया। ठीक है। और दूसरा प्रभाव, मौलिक कर्तव्य। हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण और स्थायी बदलाव था। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग आईवीए और अनुच्छेद 51A जोड़ा, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किए गए। ये पहले हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। अच्छा, तो मौलिक कर्तव्य इसी संशोधन से आए और बाकी विकल्प गलत क्यों हैं? देखिए, विकल्प ए गलत है क्योंकि इसने नीति निर्देशक सिद्धांतों डीएसपी को खत्म नहीं किया, बल्कि कुछ नए सिद्धांत जोड़े थे और कुछ मामलों में उन्हें मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी थी। विकल्प सी भी गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स तो संविधान के शुरू से ही भाग 3 में मौजूद थे, उन्हें इस संशोधन ने नहीं जोड़ा। सही बात है। और विकल्प डी तो बिल्कुल उल्टा है, कार्यकाल घटाया नहीं बढ़ाया था, इसलिए बी ही सही जवाब है। वाकई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम एकदम सही लगता है इतने सारे बदलावों को देखते हुए। चलिए, कानून की बात चल रही है तो एक और सवाल लेते हैं हाल की नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पर। 3 कथन दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। 1. भारतीय न्याय संहिता छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल करती है। 2. नए कानून के तहत सारांश मुकदमों का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया है। 3. सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों का सामाजिक पुनर्एकीकरण सुनिश्चित करना है। स्रोत के अनुसार कथन 1 और 3 सही है, यानी विकल्प बी। जी, ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। बीएनएस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ली है और कुछ अहम बदलाव लाए हैं। पहला कथन सामुदायिक सेवा वाला एकदम सही है। ये पहली बार है कि छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। ये वाकई एक सुधारवादी कदम है। ये तो काफी अलग सोच है, सजा के बदले समाज सेवा। और तीसरा कथन सुधारात्मक दृष्टिकोण वाला, वो भी सही है। बीएनएस का एक लक्ष्य सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि सुधार करना भी है। कोशिश ये है कि अपराधी सजा के बाद समाज में फिर से जुड़ सकें, मतलब उनका सामाजिक पुनर्एकीकरण हो। ये भी अच्छी बात है। तो फिर दूसरा कथन गलत क्यों है, सारांश मुकदमे वाला? दूसरा कथन गलत है क्योंकि बीएनएस ने असल में सारांश मुकदमों समरी ट्रायल्स का दायरा बढ़ाया है, ना कि उसे केवल गंभीर अपराधों तक सीमित किया है। ओह, अच्छा, बढ़ाया है। हाँ, सारांश मुकदमे मतलब छोटे मामलों की तेजी से सुनवाई। बीएनएस में अब 3 साल तक की सजा वाले कुछ और अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि न्याय प्रक्रिया तेज हो सके। तो दायरा सीमित नहीं हुआ बल्कि बड़ा है। ये तो उल्टा हो गया। तो मतलब कथन 1 और 3 ही सही हैं। जी बिल्कुल। ये बारीकियां जानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब कानून से निकलकर जरा अर्थव्यवस्था की दुनिया में चलते हैं। एक मिलान वाला सवाल है। स्तंभ ए में नियम है। ए, मांग का नियम। बी, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम। सी, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और स्तंभ बी में उनके विवरण। सही मिलान बताना है। स्रोत के अनुसार सही उत्तर सी है, जिसका मतलब है ए का 2, मांग और कीमत विपरीत। बी का 3, उत्पाद पहले बढ़ता फिर घटता। और सी का 1, एक बिंदु के बाद उत्पाद घटता। क्या आप इन्हें थोड़ा सरल भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। ये तीनों ही अर्थशास्त्र के मतलब इकोनॉमिक्स के बहुत बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। कैसे? मतलब अगर बाकी सब चीजें वैसी ही रहें तो जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं और जब कीमत घटती है तो ज्यादा खरीदते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो मांग और कीमत में उल्टा रिश्ता है। विवरण 2 यही कह रहा है। तो A-2 मिलान सही है। में थोड़ा कठिन लग रहा है। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है पर कॉन्सेप्ट सीधा है। ये उत्पादन प्रोडक्शन से जुड़ा है। सोचिए आपके पास एक खेत है और आप उस पर मजदूर लगाते जा रहे हैं, पर खेत उतना ही है, बीज उतने ही हैं। ठीक। तो शुरू में हर नया मजदूर लगाने से पैदावार काफी बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद जब बहुत सारे मजदूर हो जाएंगे तो हर अगला मजदूर जोड़ेगा वो पिछले वाले से कम ही बढ़ोतरी कर पाएगा। मतलब भीड़ ज्यादा हो जाएगी। हाँ, कह सकते हैं। तो जो अतिरिक्त उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट है वो घटने लगता है। विवरण 3 कहता है उत्पाद शुरू में बढ़ता है फिर घटता है। ये इसी नियम का हिस्सा है। तो B3 भी ठीक है। अच्छा, मतलब हर नई इकाई का असर कम होता जाता है। समझ गए। और तीसरा परिवर्तनशील अनुपात का नियम।
तो ये नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस असल में इसी ह्रासमान सीमांत उत्पाद वाले नियम का थोड़ा और विस्तृत रूप है। ये उत्पादन के 3 चरणों की बात करता है: बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और फिर ऋणात्मक प्रतिफल। विवरण 1 कहता है, एक निश्चित बिंदु के बाद इनपुट बढ़ने से सीमांत उत्पाद घटता है। ये सीधे सीधे घटते प्रतिफल वाले चरण की बात कर रहा है। तो ये भी उसी से जुड़ा है। हाँ, ये तीनों नियम उत्पादन और मांग पूर्ति को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। स्रोत का मिलान A2, B3, C1 इन सिद्धांतों को सही ढंग से जोड़ता है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये नियम भले ही किताबी लगे, पर असल में बाजार कैसे काम करता है ये समझने में मदद करते हैं। अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा अगला सवाल देखते हैं। ये भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश से संबंधित है। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के संबंध में क्या सिफारिश की गई थी? विकल्प है ए, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दें, बी, उन्हें केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित करें, सी, उन पर प्रतिबंध लगा दें, या डी, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाएं खोलने की अनुमति दें। स्रोत कहता है कि जवाब डी है। जी हाँ, ये सिफारिश वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बड़े लक्ष्य से जुड़ी हुई है। जब 1990 के दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला तो बैंकिंग सेक्टर में सुधार लाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विदेशी बैंकों को आने की अनुमति दी गई। लेकिन सिर्फ शहरों में ही नहीं। नहीं, चिंता यही थी कि ये बैंक सिर्फ मुनाफे वाले बड़े शहरों और अमीर ग्राहकों तक ही सीमित न रह जाएं। इसलिए नीतिगत स्तर पर ये सिफारिशें की गईं कि विदेशी बैंकों को केवल शहरी केंद्रों तक सीमित न रखा जाए, उन्हें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी अपनी शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़े और देश के ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें। तो मतलब विस्तार हो, पर वो समावेशी हो, सबका साथ लेकर। बिल्कुल, यही उद्देश्य था। तो विकल्प डी इस सोच को दर्शाता है। बैंकिंग पर ही एक और सवाल है। इसमें 3 कथन है और बताना है कौन से सही हैं। कथन आए, किसी बैंक की मुख्य देनदारी उसके पास जमा राशि होती है। कथन द्वे, खुले बाजार के संचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना शामिल है। कथन सी, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। स्रोत का कहना है कि तीनों ही सही हैं। विकल्प बी। क्या ये बातें इतनी सीधी हैं? हाँ, ये तीनों कथन बैंकिंग और मौद्रिक नीति के बिल्कुल बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला कथन देखें, बैंक के पास जो पैसा हम जमा करते हैं, हाँ। वो बैंक के लिए क्या है? वो तो बैंक को हमें वापस देना होता है। बिल्कुल। तो ये बैंक के ऊपर एक देनदारी, लायबिलिटी है, और बैंकों के पास जमा राशि ही उनकी सबसे बड़ी देनदारी होती है। तो कथन आई एकदम सही है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब दूसरा, खुले बाजार का संचालन, ओएमओ। हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओ। ये रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इसके जरिए आरबीआई बाजार में पैसे की आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? आरबीआई सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटीज खरीदता और बेचता है। जब वो बॉन्ड खरीदता है तो पैसा बाजार में जाता है, मनी सप्लाई बढ़ती है। जब वो बॉन्ड बेचता है तो पैसा बाजार से सोख लेता है, मनी सप्लाई कम होती है। तो कथन 2 भी सही है। अच्छा, तो ये आरबीआई का तरीका है बाजार में नकदी को कंट्रोल करने का। और तीसरा, बैंक दर। बैंक दर वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए कर्ज देता है। ये दर भी मौद्रिक नीति का एक संकेत होती है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें किस ओर जा सकती हैं। तो कथन 3 भी सही है। तो मतलब ये तीनों ही बातें बैंकिंग की एबीसी की तरह हैं और सही हैं। जी हाँ, तीनों बुनियादी तौर पर सही हैं। तीनों बातें एकदम साफ हो गई। चलिए अब विषय बदलते हैं और भारत के भूगोल की ओर चलते हैं। सवाल है कि भारत का कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? विकल्प है पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम या मर्मुगांव। स्रोत का जवाब है मर्मुगांव, विकल्प डी। मर्मुगांव बंदरगाह जो गोवा में स्थित है, पारंपरिक रूप से भारत से लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। गोवा और उसके आसपास के कर्नाटक के हिस्सों में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं और पश्चिमी तट पर होने के कारण यहां से मध्य पूर्व और यूरोप को निर्यात करना सुविधाजनक होता है। तो क्या ये हमेशा सबसे बड़ा निर्यातक रहता है? देखिए, आंकड़े साल दर साल थोड़े बदल सकते हैं। कभी पारादीप ओडिशा आगे हो सकता है क्योंकि वहां से पूर्वी एशिया को निर्यात होता है। विशाखापट्टनम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से और अक्सर मुर्मुगांव लौह अयस्क निर्यात में बहुत आगे रहा है और दिए गए विकल्पों में यह सबसे मजबूत दावा रखता है। अच्छा, तो गोवा सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी बहुत अहम है।
भूगोल से ही जुड़ा अगला सवाल नदियों के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदान के साथ एक डेल्टा बनाती है? विकल्प है ए नर्मदा, बी तापी, सी माही, डी गोदावरी। स्रोत कहता है गोदावरी, विकल्प डी। हाँ, ये सही है। भारत में नदियों के मुहाने पर बनने वाली आकृतियों में एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न? ज्यादातर बड़ी नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये नदियां लंबा रास्ता तय करके आती हैं और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद, तलछट लाती हैं। समंदर में मिलने से पहले इनकी ढलान कम हो जाती है, रफ्तार धीमी पड़ जाती है, तो ये मिट्टी वहीं जमा होने लगती है। इससे एक तिकोनी पंखे जैसी आकृति का उपजाऊ मैदान बन जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। अच्छा, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं जैसे नर्मदा, तापी? हाँ, नर्मदा, तापी, माही जैसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में घिरती हैं, वो आमतौर पर डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? इनका रास्ता ज्यादातर छोटा, पथरीला और तेज ढलान वाला होता है। ये तेजी से बहती हैं और सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। मिट्टी जमा करने का मौका कम मिलता है। ये डेल्टा की बजाय ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती हैं, मतलब नदी का वो हिस्सा जहां ताजा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है, एक तरह की गहरी घाटी जैसा। तो गोदावरी पूर्व की ओर बहती है और डेल्टा बनाती है। जी हाँ, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में से है और एक बड़ा डेल्टा बनाती है। ये फर्क समझना दिलचस्प है। अब पठारों पर एक सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? विकल्प ए मालवा पठार, बी दक्कन पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी शिलोंग पठार। स्रोत का उत्तर है डी शिलोंग पठार। ये बिल्कुल सही है। शिलोंग पठार, जिसे मेघालय पठार भी कहा जाता है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, मुख्य रूप से मेघालय राज्य में। अच्छा, तो ये मेघालय में है। हाँ, और एक दिलचस्प भूवैज्ञानिक तथ्य ये है कि इसे मुख्य भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें दक्कन, छोटा नागपुर आदि आते हैं, का ही एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन ये तो उत्तर पूर्व में है और वो दक्षिण और मध्य भारत में। हाँ, ऐसा माना जाता है कि बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने मैदान, जिसे मालदा गैप कहते हैं, के कारण ये मुख्य पठार से अलग हो गया है। अरे वाह, तो ये अपने परिवार से बिछड़ गया है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बाकी विकल्प देखें तो मालवा पठार मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दक्कन का पठार तो बहुत विशाल है, दक्षिण मध्य भारत में फैला है, और छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो उत्तर पूर्व में सिर्फ शिलांग पठार ही है। ये जानकारी तो बढ़िया थी। अब जरा और ऊपर चलते हैं, मतलब वायुमंडल की परतों में। सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? विकल्प ए थर्मोस्फीयर, बी स्ट्रेटोस्फीयर, सी मेसोस्फीयर, डी ट्रोपोस्फीयर। उत्तर बताया गया है बी स्ट्रेटोस्फीयर। जी हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। यह हमारे लिए एक तरह से जीवन रक्षक परत है। धरती के वायुमंडल की कई परतें हैं। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, जहां हम रहते हैं और जहां मौसम की लगभग सारी घटनाएं होती हैं। और इसके ऊपर? इसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फीयर, लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में एक खास गैस की परत है, ओजोन, O3। ओजोन परत, सुना इसके बारे में। हाँ, ये ओजोन परत सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों, खासकर UVB और UVC के बड़े हिस्से को सोख लेती है। ये किरणें हानिकारक क्यों हैं? ये किरणें अगर सीधे धरती तक पहुंच जाएं, तो इंसानों में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां कर सकती हैं और पेड़ पौधों और समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ये ओजोन परत हमें इन खतरनाक किरणों से बचाती है। तो इसका काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए, अब आज का आखिरी सवाल लेते हैं। ये सौर विकिरण के वितरण से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सौर विकिरण इंसुलेशन के विविधीकरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। विकल्प है ए किसी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति, बी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सी वायुमंडल की पारदर्शिता, डी सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण। स्रोत का जवाब है ए
जल निकायों की उपस्थिति। हाँ, ये सवाल पूछ रहा है कि धरती पर सूरज की रोशनी या गर्मी, जिसे आतपन या इंसोलेशन कहते हैं, कहाँ कितनी पड़ेगी, इसको तय करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं और कौन सा नहीं है। अब देखिए, धरती का अपनी धुरी पर घूमना, रोटेशन, ये तो दिन और रात लाता है, तो ये सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि कब और कितनी देर तक धूप मिलेगी। विकल्प बी। सही है। वायुमंडल कितना साफ है, ट्रांसपेरेंसी, ये भी बहुत जरूरी है। अगर बादल हैं, धूल है, प्रदूषण है, तो धूप कम पहुंचेगी। विकल्प सी। हाँ, बादलों वाले दिन ठंडक रहती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा कारक है सूरज की किरणों का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। भूमध्य रेखा के पास किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, तो वहां गर्मी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, किरणें तिरछी होती जाती हैं, तो वही धूप ज्यादा बड़े इलाके में फैल जाती है और गर्मी कम होती है। विकल्प डी। तो ये तीनों तो मुख्य कारक हो गए, बचा विकल्प ए। हाँ, विकल्प ए है जल निकायों की उपस्थिति, मतलब झील, समंदर वगैरह। अब पानी का एक गुण होता है कि वो जमीन की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। हाँ, सुना है। तो पानी की मौजूदगी किसी जगह के तापमान को जरूर प्रभावित करती है। तटीय इलाकों का मौसम इसीलिए अलग होता है। लेकिन ये धूप के धरती पर पहुंचने की मात्रा या उसके वितरण का प्राथमिक कारण नहीं है। धूप तो पहले पहुंचती है, फिर पानी या जमीन उसे सोखते हैं। इसलिए ये तापमान को प्रभावित करता है, पर सौर विकिरण के वितरण का प्राथमिक कारण नहीं है। अच्छा, तो ये असर तो डालता है, पर पहले स्तर पे नहीं। मुगल इतिहास से सवाल था कि भाई कौन सा मुगल बादशाह था जिसने मराठों के खिलाफ दक्कन में एक लंबा, बहुत लंबा अभियान चलाया और अपनी जिंदगी का काफी वक्त वहीं गुजारा। ऑप्शन थे शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और अकबर। हाँ, तो इसका सही जवाब है औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब का जो शासनकाल था, खासकर उसका दूसरा हिस्सा, वो दक्कन में मराठों के साथ एक लगातार और बहुत लंबे चले संघर्ष के लिए जाना जाता है। उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और सल्तनत के बेशुमार संसाधन इसी कोशिश में लगा दिए कि दक्कन पर काबू पाया जा सके। कितना बड़ा हिस्सा, मतलब अंदाजन कितने साल? करीब करीब अपने शासन के आखिरी 25-26 साल उसने दक्कन में ही गुजारे, शिवाजी महाराज और फिर उनके बाद के मराठा सरदारों से लड़ते हुए। 25-26 साल, ये तो मतलब आधी हुकूमत हो गई लगभग। इसका कुछ नतीजा निकला, मतलब वो कामयाब हो पाया इसमें? यही तो पेच है। देखिए, नतीजा पूरी तरह एक तरफा नहीं था, पर कीमत बहुत भारी पड़ी। उसने बीजापुर और गोलकोंडा जैसी सल्तनतों को तो खत्म कर दिया, लेकिन मराठों को वो पूरी तरह दबा नहीं सका। और इस चक्कर में हुआ ये कि मुगल खजाना खाली हो गया, सेना बिल्कुल थक गई और साम्राज्य के जो दूसरे हिस्से थे उनसे बादशाह की दूरी भी बढ़ गई। असल में कई इतिहासकार मानते हैं कि दक्कन में औरंगजेब का इस तरह उलझ जाना मुगल साम्राज्य के पतन की वजहों में से एक था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फौजी अभियान नहीं था, बल्कि एक ऐसी फांस बन गया जिसने पूरे साम्राज्य की जड़ें हिला दी। चलिए, मुगलों से निकलकर अब आते हैं आधुनिक भारत की तरफ। अगला सवाल था रास बिहारी बोस के बारे में। सवाल ये था कि उनके बारे में दी गई बातों में से कौन सी बात सच नहीं है। ऑप्शन थे ए, 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, बी, गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज से जुड़े थे, सी, उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान मिला, डी, वो आजाद भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे। हाँ, तो इसमें जो बात सही नहीं है वो है डी, कि वो स्वतंत्र भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस, इसमें कोई शक नहीं, एक जबरदस्त क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए लगाई, खासकर विदेश में रहकर जापान से। आपको पता होगा 1915 में वो अंग्रेजों से बचकर जापान चले गए थे और वहीं से फिर काम करते रहे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि आजाद हिंद फौज की कमान उन्होंने ही बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। बिल्कुल सही। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करना और फिर आजाद हिंद फौज यानी INA के बनने में अहम रोल निभाना, ये उनके बहुत बड़े काम हैं। वो पहले गदर आंदोलन से भी जुड़े रहे थे। जापान की सरकार ने भी उनके काम को पहचाना और उन्हें अपना दूसरा सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन लिया था। लेकिन वो कभी भारतीय सेना के अध्यक्ष नहीं बने। आजाद भारत के पहले सेना अध्यक्ष तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। रास बिहारी बोस का तो देहांत भी आजादी से पहले ही 1945 में हो गया था। अच्छा, तो उनका काम क्रांतिकारी संगठन बनाना और कूटनीति वाला ज्यादा था, सेना का सीधा नेतृत्व नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं, मध्यकाल में, तालीकोटा का युद्ध। ये नाम सुनते ही लगता है कोई बहुत बड़ी निर्णायक लड़ाई हुई होगी। सवाल था कि सुल्तानों के किस संघ ने, किस ग्रुप ने विजयनगर साम्राज्य को इस युद्ध में हराया था।
हाँ, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ये 1565 में हुआ था और ये दक्षिण भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा मोड़। इसमें विजयनगर साम्राज्य का सामना किसी एक सल्तनत से नहीं था, बल्कि दक्कन की 4 सल्तनतों का एक गठजोड़ था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, ये सब एक साथ लड़े थे। तो सही जवाब है डी, दक्कन सल्तनत, जो इन सल्तनतों के ग्रुप को दिखाता है। एक साम्राज्य और उसके खिलाफ 4 सल्तनतें एक साथ, ये तो जबरदस्त लड़ाई रही होगी फिर। हाँ, बहुत विनाशकारी लड़ाई थी विजयनगर के लिए। उनके उस वक्त के शासक आलिया राम राय न सिर्फ मारे गए, बल्कि उनकी राजधानी विजयनगर, जिसे आज हम्पी के नाम से जानते हैं, उससे बुरी तरह लूटा गया, तबाह कर दिया गया। इस एक हार ने दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर हिंदू शक्ति को लगभग खत्म कर दिया। वहां का पूरा पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल गया। विजयनगर साम्राज्य फिर कभी अपनी पुरानी शान वापस नहीं पा सका। बाप रे, इतिहास वाकई कैसे एक झटके में बदल जाता है। अच्छा, अब एक और शासक की बात करते हैं जिसने इतिहास का रुख मोड़ने की कोशिश की थी। सवाल था कि किस प्रतिहार शासक ने उत्तर पश्चिम भारत में अरबों के हमलों को कामयाबी से रोका था। ऑप्शन थे मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, राज्यपाल और वत्सराज। यहां सही जवाब है बी, नागभट्ट प्रथम। ये बात है 8वीं सदी की। उस वक्त अरब सेनाएं सिंध जीत चुकी थी और भारत के अंदरूनी हिस्सों में घुसने की फिराक में थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शुरुआती और सबसे ताकतवर राजा हुए, उनमें से एक थे नागभट्ट प्रथम। उन्होंने इन हमलों का डटकर सामना किया। तो उन्होंने सिर्फ रोका या उन्हें हराया भी? उन्होंने न सिर्फ रोका, बल्कि कई इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने अरब सेनाओं को बुरी तरह हराया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये उस जमाने के भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने पश्चिम से जो विस्तार हो रहा था, उस पर एक तरह से रोक लगा दी और उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों को एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित करने में मदद की। नागभट्ट प्रथम को इस प्रतिरोध का हीरो माना जाता है। हाँ, तो इसमें जो कथन गलत है वो है ए, कि रिक्तियां आमतौर पर पादप कोशिकाओं की तुलना में जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। असल में मामला ठीक इसका उल्टा है। अच्छा, मुझे स्कूल का कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि पौधों के सेल्स में पानी भरने के लिए कुछ बड़ा सा होता था, शायद यही वैक्यूल। बिल्कुल, आप सही याद कर रही हैं। पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स की एक खास पहचान ये है कि उनमें अक्सर एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। इसका काम होता है पानी, पोषक तत्व और जो बेकार पदार्थ हैं उन्हें जमा करना। साथ ही ये सेल को अंदर से फुलाकर रखती है, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसी दबाव से पौधे सीधे और कड़े रहते हैं और ये सेंट्रल वैक्यूल इतनी बड़ी हो सकती है कि सेल का 30% से लेकर कभी-कभी 80-90% हिस्सा तक घेर ले। बाप रे, 90%! और जानवरों के सेल्स में? जानवरों के सेल्स यानी एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल होती ही नहीं है, या फिर अगर होती भी हैं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं और संख्या में ज्यादा हो सकती हैं। उनके काम भी अलग होते हैं, जैसे कुछ खाने को पचाने में मदद करती हैं या पानी का बैलेंस बनाए रखती हैं। तो बड़ी वैक्यूल पौधों की खासियत है, जानवरों की नहीं। इसलिए कथन ए गलत है, जबकि बी, सी और डी सही जानकारी देते हैं। तो ये बड़ी वैक्यूल पौधे के लिए बहुत जरूरी हुई। ठीक है, सेल की दुनिया से निकलकर अब देखते हैं कि इंसान का जीवन शुरू कैसे होता है। अगला सवाल था प्रेगनेंसी में मानव विकास के सही क्रम के बारे में। जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस, इनका सही सीक्वेंस क्या है? ये बायोलॉजी का एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सीक्वेंस है। सही क्रम है सी, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। देखिए, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो सबसे पहली सिंगल सेल बनती है उसे जाइगोट कहते हैं। ये जीवन की एकदम शुरुआत है। अच्छा, वो पहली कोशिका। और उसके बाद ये जाइगोट तेजी से डिवाइड होना शुरू होता है और सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। विकास की ये जो शुरुआती अवस्था है, जिसमें शरीर के मुख्य अंग और सिस्टम्स बनने शुरू होते हैं, आमतौर पर पहले 8 हफ्ते तक इसे एम्ब्रियो कहते हैं। फिर लगभग 9वें हफ्ते से लेकर जन्म तक, जब अंग और ज्यादा विकसित और मैच्योर होते हैं और शरीर का साइज तेजी से बढ़ता है, तब उसे फीटस कहा जाता है। तो जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और फिर फीटस, एकदम क्लियर। हाँ, तो क्रम है सिंगल सेल जाइगोट, अंगों का बनना एम्ब्रियो और फिर मैच्योरिटी फीटस। चलिए, अब जरा खाने पीने की चीजों में मिलावट की बात करते हैं। ये आजकल बड़ी चिंता की बात है। सवाल था मेटनिल येलो के बारे में, जो हल्दी में मिलाया जाने वाला एक गैर कानूनी रंग है। इसका पता लगाने का सही केमिकल टेस्ट कौन सा है?
हाँ, ये मेटानिल येलो एक सिंथेटिक डाई है जिसे कुछ लोग हल्दी को ज्यादा पीला दिखाने के लिए मिला देते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसका पता लगाने का एक आम और भरोसेमंद तरीका है बी अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट, जिसमें गुलाबी रंग आता है। ये टेस्ट होता कैसे है? कैसे घर पर किया जा सकता है? थोड़ी सावधानी के साथ किया जा सकता है। करना यह होता है कि थोड़ी सी हल्दी जिस पर शक हो उसे लें, उसमें कुछ बूंदें अल्कोहल जैसे स्पिरिट डालें और फिर कुछ बूंदें गाढ़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की डालें। अगर हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट होगी तो मिक्सचर फौरन गुलाबी या मेजेंटा रंग का हो जाएगा। अगर हल्दी शुद्ध है तो ऐसा नहीं होगा, वो पीली ही रहेगी या थोड़ी भूरी हो सकती है। यह मिलावट पकड़ने का एक सीधा सा संकेत है। अरे वाह, ये तो बड़े काम की जानकारी है। रोजमर्रा के चीजों में ऐसी मिलावट वाकई चिंता की बात है। अच्छा, अब आते हैं फिजिक्स के एक सवाल पर। ध्वनि यानी आवाज, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी उसकी लाउडनेस यानी तीव्रता तय करती है? वेवलेंथ, पिच, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी? आवाज कितनी तेज है या धीमी यानी उसकी लाउडनेस या तीव्रता, ये उसकी वेव के एम्पलीट्यूड से तय होती है। एम्पलीट्यूड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो साउंड वेव की ऊंचाई है या उसके वाइब्रेशन का फैलाव कितना है। मतलब जितना ज्यादा फैलाव उतनी तेज आवाज। बिल्कुल सही। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, जैसे गिटार का तार या हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स, तो वो हवा में प्रेशर वेव्स पैदा करती है। इन वेव्स का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी लेकर चलेंगी और हमारे कानों पर उतना ज्यादा प्रेशर डालेंगी। नतीजा, हमें आवाज तेज सुनाई देगी। कम एम्पलीट्यूड मतलब धीमी आवाज। बाकी चीजें अलग हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो आवाज की पिच तय करती है, यानी आवाज कितनी पतली या मोटी है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब पतली आवाज, हाई पिच। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड मतलब आवाज की ताकत। समझ गई। चलिए अब चलते हैं कला और संस्कृति की ओर। कथक नृत्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सवाल है कि ये भारत के किस हिस्से में पनपा और विकसित हुआ? कथक का घर है बी, उत्तरी भारत। ये भारत के जो 8 मुख्य क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनमें से एक है। इसका नाम ही संस्कृत के शब्द कथा से आया है, जिसका मतलब होता है कहानी। तो इसकी जड़ें हैं प्राचीन कथावाचकों में, कहानी सुनाने वालों में, जिन्हें कथकार कहते थे। ये लोग मंदिरों में और गांवों में पुराणों की कथाएं और महाकाव्यों को हाव भाव और नाच के जरिए सुनाते थे। और फिर ये राज दरबारों तक कैसे पहुंचा? हाँ, वक्त के साथ खासकर मुगल काल में इसे शाही दरबारों का संरक्षण मिला। वहां इसमें और बारीकियां जुड़ गईं, जैसे पैरों की वो तेज और जटिल हरकतें जिन्हें तत्कार कहते हैं, चक्कर लेना और चेहरे के एक्सप्रेशंस यानी अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। लखनऊ, जयपुर, बनारस इसके मुख्य घराने बन गए, जो सभी उत्तर भारत में ही हैं। तो इस तरह ये कहानी कहने की कला से विकसित होकर एक बहुत ही परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य बन गया। कहानी से नृत्य तक का सफर वाकई दिलचस्प। अब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की दुनिया में चलते हैं। एक सवाल था सही जोड़ी मिलाने का। ऑप्शन थे ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन रेट, बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चाय की कीमत, सी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, डी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? यहां जो सही मैच है वो है सी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। इसे समझने के लिए ना माइक्रो और मैक्रो का फर्क समझना जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, छोटी यूनिट्स को देखती है, जैसे एक कंज्यूमर कैसे खर्च करता है, एक अकेली फर्म कितना प्रोडक्शन करती है, या किसी एक चीज की कीमत कैसे तय होती है, जैसे चाय की कीमत। और मैक्रो, जैसा नाम से लग रहा है, बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखती है। ये बड़े मुद्दों से जुड़ी है, जैसे पूरे देश की इनकम, नेशनल इनकम, देश का कुल प्रोडक्शन, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेरोजगारी की दर या कीमतों का ओवरऑल लेवल, इन्फ्लेशन रेट। तो नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं। जबकि किसी एक चीज जैसे चाय की कीमत का एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसलिए विकल्प सी ही सही जोड़ा है। अच्छा, तो माइक्रो मतलब एक पेड़ का अध्ययन और माइक्रो मतलब पूरे जंगल का, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी सवाल पर आते हैं, जो भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से है। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट संविधान की राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में आता है। ऑप्शन थे ए बैंकिंग, बी लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि, सी रक्षा, डी शिक्षा। इसका सही जवाब है बी लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि।
देखिए, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों को बांटती है। इसमें 3 लिस्ट हैं, संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे, जैसे रक्षा। एकदम सही। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह। राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर मुख्य रूप से राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, क्योंकि वो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस, जेल, पब्लिक हेल्थ, सफाई, अस्पताल, कृषि, भूमि, शराब। तो विकल्प बी के जो सारे विषय हैं वो इसी में आते हैं। और शिक्षा, वो किस लिस्ट में है? शिक्षा अब समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है। दिलचस्प बात यह है कि 1976 से पहले 42nd संशोधन तक शिक्षा राज्य सूची में ही थी, लेकिन फिर इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया ताकि केंद्र भी इस पर कानून बना सके। तो ये शक्तियों का बंटवारा बहुत सोच समझ कर किया गया है ताकि देश ठीक से चल सके। तो ये थे हमारे आज के कुछ सवाल और उनके जवाब। इतिहास, विज्ञान, कानून, कला, कई अलग अलग खिड़कियां खोली आज तो। हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ज्ञान कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, भले ही विषय हमें अलग अलग लगे। औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी का असर हम आज भी इतिहास में पढ़ते हैं। सेल की वो छोटी सी वैक्यूल हमारे जीवन का आधार है और संविधान की ये लिस्ट हमारे देश के काम करने का तरीका तय करती हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये हमारी दुनिया को समझने में मदद करने वाले हिस्से हैं। सही कहा। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं एक सही जवाब वाले, क्या वो हमें सच में किसी विषय की गहराई तक ले जा पाते हैं, या ये बस जानकारी की सतह को छूना भर है? मतलब ज्ञान को सिर्फ जानना और उसे सच में समझना, इसके बीच का संतुलन कैसे बने? शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा और सोचने की जरूरत है।